हेलो दोस्तों, बीए बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट एंड सेकंड बुकलेट नंबर डी के क्वेश्चंस और आंसर इस प्रकार से हैं। हमने कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन इसलिए दिए हैं कि जब भी कोई आगे जब भी फाइनल में आएगा और पेपर हमारा देखा गया तो कम से कम उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, जिससे कि वो जब भी वो दोबारा पूछे जाए वो आसानी से वो लगा सके। क्वेश्चन 1 है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो इज अब इसका सही आंसर है बी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरम होती है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो के लिए वो क्या देती है हमें, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रूट्स ऑफ जेड पावर 7 माइनस 5z³ + 12 बिटवीन मॉड जेड बराबर 1 एंड मॉड जेड बराबर 2 आर। तो इसमें कितने आएंगे, 7 जो है वो जीरो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसे करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखा था एच जेड बराबर मान लिया जेड की पावर 7 माइनस 5z³ + 12। तो देखिए ये सर्किल बना रहे मॉड जेड बराबर 1 के लिए ये सर्किल है, मॉड जेड बराबर 2 के लिए हमने रफली बनाया। तो हमें इसके बीच जो है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो एच जेड को हमने लिखा एफ जेड प्लस जी जेड के फॉर्म में, क्योंकि हमें रॉची थ्योरम इसमें लगानी है। तो सबसे पहले ये होता है कि ये कंडीशन होती है रॉची थ्योरम की कि फॉर जीरो फाइंड कर ले मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड जी जेड। अगर ये फुलफिल हो जाते हैं तो जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं तो नंबर जीरो उस डिस्क के अंदर लाई करते हैं। तो इसके लिए एक तरीका जो भी यहाँ पे टर्म दे रखा होता है, क्योंकि हमें एफ जेड और जी जेड फाइट करना टफ होता है, तो यहाँ क्या है टर्म लिख लिए और जिस पे हमें निकालना मॉड जेड बराबर 1 पे तो वैल्यू निकाल ली, तो इसका मोड ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 वैल्यू। इसी प्रकार इस पर लगा देंगे मोड, तो ये 5 मॉड z³ तो ये 5 × 1 आ जाएगा और 12। अब देखते हैं तो इन तीनों में सबसे जो है ज़्यादा वैल्यू वाला देखते। देखिए यहाँ क्या है 12 है, अगर इन दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, वो 6 आएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे एफ जेड और इसको क्या मान लेंगे जी जेड। तो एफ जेड बराबर हमारा होगा 12 और जी जेड बराबर हो गया हमारा इतना फंक्शन। तो मॉड एफ जेड बराबर हो जाएगा तो मॉड 12 बराबर 12 और यहाँ पे जी जेड रहेगा ये, तो इसका मोड लेंगे तो जेड की पावर 7 माइनस 5z³ बराबर, तो ये मॉड जेड की पावर 7 + 5 मॉड जेड की पावर क्यूब, तो ये 1 + 5, क्योंकि इस पर ही निकालेंगे सर्किल तो कितना हो जाएगा 6। तो ये फुलफिल हो गई कंडीशन। तो मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड जी जेड। तो देखिए एफ जेड बराबर क्या मान लिया हमने 12 और जी जेड ये हो गया, तो इस पर मॉड वैल्यू आ गई 12 और मॉड जी जेड निकाल लिया कितना जाएगा 6। तो यहाँ ये फुलफिल कर रही है। तो रोची थ्योरम जो हमारी होती है वो क्या है, जो हमने एफ जेड बराबर 12 लिया तो ये एच जेड प्लस जी एफ जेड प्लस जी जेड, तो जो एच जेड की जो सेम नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो इनसाइड वो किसके होंगे, जो हमने ये फंक्शन लिया है। तो देखिए एफ जेड बराबर क्या 12 ये कॉन्स्टेंट है, तो नो जीरो इनसाइड डिस्क। तो एफ जेड बराबर 12 मान लिया और ये हमारा जी जेड आ गया, तो इस पर मॉड पे वैल्यू आ गई 12, मॉड जी जेड आएगा हमारा 6। तो ये हमारी फुलफिल कर रही रोची के लिए। तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, जीरो आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो इनसाइड डिस्क बराबर कितने होंगे, वो जीरो होंगे। तो ये तो मॉड जेड के लिए हो गया 1 के लिए केस। अब हम निकालेंगे मॉड जेड बराबर 2 के लिए। तो हम डायरेक्टली देख लेंगे इसमें। देखिए यहाँ 2 की पावर 7 अगर रख देंगे वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। 2 की पावर 7 नियर अबाउट हो जाएगी तो 128 हो जाएगा। अगर हम इसमें रखते हैं तो 8 40 होगा और इन दोनों को अगर जोड़ कर देते हैं तब भी इससे वो ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे पास एफ जेड आ जाएगा सेकेंड वाले केस के लिए, वो जेड की पावर 7 और हमारे पास जी जेड आएगा वो हो जाएगा -5z³ + 12। तो निकाल लेते वैल्यू। तो मॉड एफ जेड बराबर, तो मॉड जेड की पावर 7 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 128। इसी प्रकार मॉड जी जेड निकाल लेंगे जेड बराबर 2 पे, तो ये आ जाएगा मॉड -5z³ + 12, तो ये हो जाएगा 5 मॉड z³ + 12 बराबर 5 × 2 की पावर 3 + 12, तो ये हो जाएगा 8 12 और ये 52। तो मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड जी जेड, तो कितना है हमारा, ये है 128 ग्रेटर देन 52 फ्रॉम रोची थ्योरम।
ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जहाँ एफ जेड बराबर कितना है, जेड की पावर 7 है, तो नंबर ऑफ जीरो इनसाइड डिस्क बराबर 7। तो जीरो लाइज बिटवीन मॉड जेड बराबर 1 एंड मॉड जेड बराबर 2 बराबर, तो 7 माइनस जीरो बराबर 7। तो एनुलर रीजन के अंदर केवल 7 जो है जीरो हमारे लाई करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, द रूट्स ऑफ जेड की पावर 10 माइनस 6 जेड की पावर 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस 1 इन मॉड जेड लेस देन 1। तो हमें इसके कंडीशन के लिए हमें जीरोज बताना है। तो इसका आंसर है ए, कितने होंगे, 7 जीरो होंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन शॉर्टली। तो जैसा क्वेश्चन में देखा था एफ जेड बराबर हमारे ये पॉलिनोमियल, तो पी जेड बराबर हमने से मान लिया। तो पी जेड बराबर होता है एफ जेड और जी जेड। तो हमने एफ जेड को ये वाला मान लिया टर्म इसका, और वो जी जेड को ये। तो मॉड जेड बराबर 1 पे निकाले वैल्यू इसकी आएगी 6, और मॉड जी जेड की पे जेड बराबर 1 पे आएगी वैल्यू ये 5। तो रोची कंडीशन के अनुसार मॉड एफ जेड इज ग्रेटर देन जी जेड होना चाहिए, तो वो है। तो एफ जेड जितने हमारे जो एफ जेड का जो फंक्शन होता है वो इस पॉलिनोमियल जितने हमारे जीरो होंगे वो क्या होंगे, ये एफ जेड में जितने ही ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 7, क्योंकि यहाँ घात कितनी है पॉलिनोमियल की, 7 है। तो आंसर जो है इसका ए है सही, जो वैसे कि मैंने बताया। और ये इसका ये सोल्यूशन है, और ये रिपीट हुआ, ये 2018 में पूछा गया था एज इट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2019 में पूछा गया था, सॉरी 2020 में ये पूछा गया था। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर साइन 1 बाई जेड, यहाँ 2 नहीं एज, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट जो हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन जो है 4 में दिया गया एफ जेड बराबर साइन 1 बाई, तो जीरो के लिए क्या करेंगे, इस वाले पद को जीरो के बराबर कर देंगे। और ये जीरो कब होता है, तो 1 बाई जेड बराबर किसके होगा, एन पाई के बराबर। तो एन बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट। तो हमें ये कितने जीरोज देंगे, इनफाइनाइट जीरो देंगे। तो आंसर हमारा क्या था फोर्थ का, वो सी सही है। ये रिपीट हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई है इंटीग्रल मॉड जेड बराबर 3 ए की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड एज। तो इसका आंसर होगा वी ई स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये कोची इंटीग्रल से लिया गया है। तो देखिए यहाँ कर्व दे रखा है मॉड जेड बराबर, तो ये हमने ड्रा कर लिया। तो यहाँ देखिए इसके पोल निकालेंगे, तो पोल हो जाएंगे हमारे जो इंटीग्रेंड के, वो जेड माइनस 2 बराबर 0, जो हमारा हर वाला पार्ट होता है उसका 0 के बराबर कर देते हैं। तो जेड बराबर आ जाएगा 2। तो देखिए ये इसके अंतर्गत लाई करेगा जेड बराबर 2। तो हमारा जो कोची इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई है इंटीग्रेशन ये सी क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस है। तो ये क्या होता है, ये सिंगुलर पॉइंट होता है। देखिए अब हम यहाँ से इससे कंपेरिजन कराएंगे, तो हमारा एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, वो 2 होगा, क्योंकि हमारा ये क्या होगा, सिंगुलर जेड बराबर 2 क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एफ जेड बराबर 2 पर रख देंगे, तो ई की पावर 2, ये ई स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेसिड्यू ऑफ 1/z² प्लस 1 का होल क्यूब एट जेड बराबर आई इज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, -3i/60। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये एफ जेड हमने मान लिया 1/z² प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको इस तरीके से लिखिए, z² प्लस 1 को हमने z प्लस आई और z माइनस आई की फॉर्म लिख दिया। तो देखिए ये क्यूब में बन गए। पोल ऑफ एफ जेड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो देखिए z बराबर यहाँ पे क्या 3 पोल रिपीट होंगे, z बराबर माइनस आई पे और z बराबर प्लस आई पे। यहाँ पर भी क्या है 3 रूट रिपीट्स होंगे। तो देखिए माइनस आई पे 3 ऑर्डर जो है पोल होगा, और z बराबर आई 3 ऑर्डर पोल होगा। तो इसमें रेसिड्यू लगा देंगे nth वाला फार्मूला। तो देखिए रेसिड्यू nth ऑर्डर पोल का ये फार्मूला होता है 1/n-1 इंटू डी की पावर n-1 डी जेड की पावर n जेड माइनस जेड नॉट की पावर n इंटू एफ जेड, जेड बराबर जेड नॉट। तो हमने यहाँ 3 पोल हैं। तो रेसिड्यू एफ कॉमा आई बराबर 1/3-1 डी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस आई की पावर 3 1/z प्लस आई का क्यूब जेड माइनस आई का क्यूब। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसका जो है 2 बार डेरिवेट करेंगे।
तो सेकंड डेरिवेटिव ये आएगा उसका फंक्शन का, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा +12 अपॉन, तो यहाँ z बराबर i रख देंगे, ये हो जाएगा 2i⁵ बराबर, तो ऊपर हो जाएगा 6 अपॉन, नीचे हो जाएगा 2⁵ और i⁵, तो 2⁵ को लिख लेंगे 32/6/32 इंटू ये हो जाएगा i, तो 2 3 6 2 6 12, तो i के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो +3i/16 i² हो जाएगा ये, तो ये इसके i² की वैल्यू होती है -1, तो ये रेसिड्यू f, i बराबर हो जाएगा -3i/16, तो हमारा जो आंसर था वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है रेसिड्यू ऑफ z² प्लस a² एट z बराबर ia, तो इसका आंसर है डी करेक्ट 1/2 ia। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रकार से है। तो हमें इस फंक्शन का रेसिड्यू निकालना है z बराबर i, तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड करते ही ये सिंपल पोल है कि सेकेंड ऑर्डर या थर्ड पोल है, तो उसके निकालने के लिए जो हमारा जो फंक्शन जो है उसके क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 कर देते हैं, वहाँ से पोल निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, z² प्लस a² को लिख लेंगे z प्लस i है z माइनस i है, तो ये क्या होगा, z बराबर i पे 2 पोल निकलेंगे और वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सिंपल पोल होगा, तो सिंपल पोल का ये फार्मूला लगा दिया, लिमिट z टेंड टू i है z माइनस i है इंटू z², यहाँ पर f की वैल्यू रख दी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और लिमिट रख दी और हमारा आंसर आ जाएगा वो 1/2 ia। बहुत से लड़कों ने ये गलत किया होगा, तो किसी ने ये लगाया होगा। तो आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का डी है जो टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन विद सी z-3/z² प्लस 2z प्लस 5 dz सी इज मॉड z बराबर 1 है, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों 0? क्योंकि इसके पोल इसके अंदर का कंटूर सी के अंदर लाई नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है z-3/z² प्लस 2z प्लस 5 इंटू dz और ये मॉड z बराबर 1, तो हमने मॉड z बराबर 1 एक सर्किल जो कर्व ड्रा कर लिया सी, तो इसके हमने पोल फाइंड कर लिए। तो पोल बराबर z बराबर -1 प्लस -2i, तो देखिए ये कहाँ लाई करेंगे, यहाँ -1 अगर हम ये है तो प्लस 2i ये कहीं ऊपर होगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2i यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, इसी प्रकार ये डाउनवर्ड मिलेंगे। तो ये कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, कॉची थ्योरम से क्या हुआ है, इस कंटूर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, सॉरी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो इंटीग्रल विद सी z-3/z² प्लस 2z प्लस 5 इंटू dz बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018, 2020 और 2021 में भी ये पूछा गया, रिपीट हो रहा। रेसिड्यू ऑफ z³ - 1 एट z बराबर इन्फिनिटी, इसका आंसर जो है वो करेक्ट है सेम। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, तो हम इसको थ्योरम से लगाएंगे। तो ये थ्योरम होती है रेसिड्यू f, z1 प्लस रेसिड्यू f, z2 प्लस रेसिड्यू f, zn प्लस रेसिड्यू f, z बराबर इन्फिनिटी बराबर 0। तो ये क्या होता है, समेसन ऑफ द रेसिड्यू, जो भी हमारे जो पोल निकल उन पर हम क्या निकाल लेंगे, रेसिड्यू निकाल, उनका समेसन कर देंगे और प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें हम रख देंगे, तो हम इन्फिनिटी की वैल्यू z बराबर आसानी से निकाल लेंगे इन्फिनिटी की। अगर हमें सम ऑफ द रेसिड्यू निकालना, तो अगर z बराबर इन्फिनिटी रखे तो यहाँ पे सम बराबर जो है ये समेसन ऑफ रेसिड्यू निकाल लेंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेसन ऑफ रेसिड्यू f, zi प्लस और ये तुम्हारा हो जाएगा रेसिड्यू f, z बराबर इन्फिनिटी बराबर 0। तो इस थ्योरम का यूज करके इजीली से निकल आएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट और भी इसके फार्मूले हैं, तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फिर लॉरेंट्ज जो है सीरीज से फाइंड करते हैं। तो रेसिड्यू अब ऐसे मान लेते हैं f(z) बराबर हो जाएगा z³ - 1 और हमें निकालना है एट z बराबर इन्फिनिटी पे। तो इसके पोल फाइंड कर लेते हैं। पोल ऑफ f(z) बराबर हो जाएंगे हमारे z² - 1 बराबर 0, क्योंकि जो है हर वाला पार्ट उसे 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा z बराबर +-1। तो हमारे z बराबर एक प्लस होगा और एक
-1 हो, ये क्या होंगे, सिंपल पोल होंगे। तो इन पर हम रेसिड्यू 2 पोल पर निकाल के तो यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे और जेड बराबर इन्फिनिटी का निकाल लेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमने जेड बराबर 1 पे सिंपल पोल है तो इसका रेसिड्यू निकाल रहा है। रेसिड्यू एफ कॉमा 1 बराबर लिमिट जेड टेंड टू 1 जेड -1 इंटू जेड क्यू अपॉन जेड +1 इंटू जेड -1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार जेड बराबर -1 पर सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू एफ कॉमा -1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो फार्मूला रख देते हैं, यही तो था समेसन। तो ये 2 पोल रेसिड्यू एफ कॉमा 1 प्लस रेसिड्यू एफ कॉमा -1 प्लस रेसिड्यू एफ कॉमा इन्फिनिटी बराबर 0। तो इस पर निकालना है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस रेसिड्यू एफ कॉमा इन्फिनिटी बराबर 0। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस रेसिड्यू एफ कॉमा इन्फिनिटी बराबर 0। तो रेसिड्यू एफ कॉमा इन्फिनिटी बराबर -1। तो इस थ्योरम से इन्फिनिटी किसी का भी सम ऑफ द रेसिड्यू ईजिली से फाइंड कर सकते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, कभी कभी लिमिट जो होती है फार्मूला उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाला जो फार्मूला होता है रेसिड्यू एफ कॉमा इन्फिनिटी बराबर लिमिट जेड टेंड टू इन्फिनिटी माइनस जेड और ये एफ जेड, अगर ये एग्जिस्ट करेगी तब तो हम फाइंड करेंगे तो निकल आएगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज निकाले। तो सबसे अच्छा है ये वाला जो फार्मूला जो हमने बताया उसका यूज करो और इजीली से फाइंड कर लो। तो ये 9th का क्या है आंसर सीरीज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है द सेट बराबर x बिलोंग्स टू R सच दैट x बराबर n+3 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N एज। तो इसका ऑप्शन होगा एज के बाउंडेड बिलो। क्वेश्चन नंबर 11 सुप्रीमम ऑफ द सेट कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N एज। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, वो सी होगा 3/2। तो देखिए ये दे रखा है हमें, तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखें तो वैल्यू आएगी 0, n बराबर 2 रखेंगे वैल्यू आएगी 3, n बराबर 3 रखेंगे वैल्यू आएगी 2/3, n बराबर 4 रखेंगे वैल्यू आएगी 5/4। तो इसके एक सेट के रूम में लिख लिया हमें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी या 3/2, वही हमारा क्या होगा, सुप्रीमम होगा इस सेट का। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वो सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो 12 द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज, आंसर बीज कर ऑर्डर ओनली, क्या ऑर्डर्ड ओनली, ये जो है ज़्यादातर बुकों में दे रखा होता है थ्योरम के रूम में। 13 नंबर जो है क्वेश्चन है ए इज सेड टू बी डेंस इन एक्स कैपिटल एक्स ए, आंसर सी इज के ए बार बराबर एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट मे और मे नॉट बी ओपन। तो देखिए इसका प्रूफ मैं देता हूँ कि कहाँ से ये लिया गया है बुक में। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में और मे नॉट बी ओपन सेट। तो इस बुक से जनरली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ये विनोद कुमार की बुक है, मैंने जितना भी 2 साल के पेपर बनने हैं रियल की, इससे ही जो है मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ए डराइव सेट डी ऑफ ए ऑफ द सेट ए बराबर 1 2 3 1 2 3 4 इज। तो इसका आंसर होगा डी 5, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, तो इसका आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें बताना कौन सा गलत है। तो इसका आंसर है डी इज करेक्ट, ये हमारा क्या है, वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है डी आर माइनस क्यू इज इक्विवेलेंट टू, आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18 का द सीक्वेंस एन स्क्वायर इज, ये होता है बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो डी पार्ट जो है वो सही है, इनफाइनाइट सेट। तो ये सीक्वेंस देखा 1/n की जो क्या है रेंज पूछी गई है। देखिए 18 का जो है सीक्वेंस दे रखा हमारा n स्क्वायर, तो इसमें रखते जाएंगे वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सेट होगा, तो इसका अबव पॉइंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और जो ये क्या होगा बिलो द बाउंडेड बिलो, ये क्या होगा वो
1 होगा, इसलिए इसका क्या है आंसर वी इज करेक्ट। केवल इसमें क्या होता है बाउंडेड अबव नहीं मिलता है, बिलो तो मिलता है। तो इसमें रखेंगे ये सीक्वेंस है तो यहाँ रखेंगे 1, ये जाएगा 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या मिलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा एक अपरिमित समझ इनफाइनाइट जो है क्या होता है सेट होगा, इसीलिए इसकी रेंज क्या होगी वो इनफाइनाइट सेट होगी। अगर ये परमित होगा तो कोई या 2 या 3 या 4 वैल्यू होंगी तो उसे परमित सेट बोलते हैं। तो 19 का आंसर क्या है वो डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं, तो आंसर डी इज करेक्ट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, तो यही क्या होता है गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एवरी बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होता है, इसका आंसर है बी डाइवर्जेंट होता है। 22 का जो है आंसर है वो सी है। क्वेश्चन इस प्रकार से है द नंबर ऑफ द लिमिट पॉइंट इन द सीक्वेंस 1, -1, -1 डॉट 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 आर, तो इसका आंसर होगा सी। 2 जो है लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे 1 और -1। क्वेश्चन नंबर 23 है द सीक्वेंस 1 + 1 की पावर n इज, तो ये क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन होती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन, क्या वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट है, तो इस पर लगा देते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1 की पावर n, तो ये क्या होता है फार्मूला था वो ई क्या होता है, ई की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच लाई करती है, तो क्या है एक फाइनाइट वैल्यू है, इसीलिए ये सीक्वेंस क्या होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो आंसर ये हमारा कौन सा होगा ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट, आंसर बी इज करेक्ट 1 लिमिट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 द सीक्वेंस sin x ओवर द इंटरवल आर इज, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट यूनिफॉर्म बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 26 है एम एन टेस्ट इज अप्लाइड ओवर द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एन टू चेक इट्स, आंसर बी इज करेक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो एम एन टेस्ट यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिवर्सल कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन बराबर एक्स पावर एन फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटर 0,1 इज, तो इसका आंसर होगा वी इज करेक्ट, जो है 1 एक्स बराबर 1 पे क्या होगा ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देगा सीक्वेंस का। क्वेश्चन नंबर 28 फॉर द वैलिडिटी ऑफ टर्म बाई टर्म्स इंटीग्रेशन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज, आंसर वी इज करेक्ट। इसका आंसर वी है। ये मोस्टली बहुत ही कम बुकों में इस टाइप की जो थ्योरम दे रखी होगी, ये मैंने जो है एनपी वाली जो रियल एनालिसिस बुक होती है वहाँ पे देखा था, वहाँ पे ये कंडीशन दे रखी थी। बहुत सी बुकों में ये नहीं दे रखे होते, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है वी इज करेक्ट। कईयों ने क्या निकाला सी, तो सी नहीं है, इसका आंसर वी है। क्वेश्चन नंबर 25 इफ एफ एंड जी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्यूस। तो देखिए सम जो है कंटिन्यूस होता है दो फंक्शन का, ऑलरेडी दे रखा है इंटरवल, ये भी डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट भी होता है। लेकिन जब हमारा जो क्या होता है फ्रैक्शन आंसर जो है फ्रैक्शन में होता है f(1g) जो फंक्शन डिवाइड में होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ क्या कंडीशन लिखी होती है, तब ये कंडीशन होता है g इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ये होता कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन ये मार्क नहीं की गई, इसलिए कौन सा जो हमारा जो है करेक्ट नहीं है, आंसर डी इज वो सही है, वो इन केस है वो करेक्ट नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ये कंटिन्यूस कब होगा, जब g इज़ नॉट इक्वल टू 0 दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय द f(x) बराबर x व्हेन x इज रेशनल माइनस x व्हेन x इज इरेशनल देन f(x) इज कंटिन्यूस एट, ऑप्शन ए इज करेक्ट x बराबर 0। जब इस टाइप का जो है क्वेश्चन मिला है x इज रिलेशन और x इज रिलेशन इरेशनल, तो क्या करते हैं दोनों के इक्वेट बराबर के, दोनों को रेशनल और इरेशनल को क्या बराबर कर देते हैं, लिख लेते हैं x बराबर -x, तो यहाँ x बराबर जो है क्या जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, ओनली x बराबर 0 पॉइंट पे क्या देगा वो कंटिन्यूस देगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो हम प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पे क्या सो द फंक्शन, यही क्वेश्चन है, तो ये क्या दे रहा है कंटिन्यूस ओनली x बराबर 0, तो ये यही ऑप्शन इसका क्या होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 द फंक्शन
एफ एक्स बराबर एक्स माइनस स्टेप एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वेरिएबल एंड स्टेप एक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, देन द एफ एक्स इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट होगा सी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन तो नहीं देखे, जहाँ ये लिया गया है वहाँ ये आपको दिखाते हैं कि यही ऑप्शन वो दे रखा है। देखिए ये बुक है विनोद कुमार की, इसमें एग्जांपल नंबर ये 12 दे रखा, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स माइनस स्टेप एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वेरिएबल एंड स्टेप एक्स डिड नॉट बी इंटीग्रल वैल्यू पार्ट ऑफ एक्स, देन द शो दैट द डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ दे रखा है क्या होगा इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का 31 सी आंसर होगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, हम सॉल्यूशन पर नहीं जाते, काफ़ी लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए कोमा बी देन इन आई एफ इज क्या होगा कंटिन्यूसली ओनली, ये थ्योरम होती है। तो ज़्यादातर बुकों में ये दे रखी है, ये भी विनोद कुमार से ही ली गई, अगर नहीं होगी और बुक में नहीं देते हैं, जनरली विनोद कुमार में तो थी। ये 23, इफ़ एफ एक्स बराबर 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1 देन एफ एक्स इज, ये इसका ऑप्शन होगा वो सी, क्या होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा इस इंटरवल में। ये भी क्वेश्चन विनोद कुमार बुक से है। द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1 एज, ये क्या होगा ये कंटिन्यूस होगा बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। 35, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये पार्ट है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल -2,2, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1,1 और सी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल -1,1। तो ऑल ऑफ अबव इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंशिएबल फंक्शन इसके होंगे वो हमारे डिफरेंशिएबल होंगे। द फॉर डिफरेंशिएबिलिटी द कंटिन्यूटी इज आंसर ए इज करेक्ट, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन एफ एक्स बराबर x³ - 6x² + 12x - 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल एज, ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 38 में ये फंक्शन दे रखा है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 12x + 12, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा 3 × x - 2 का स्क्वायर। तो x हमारा क्या है बिलोंग्स टू रियल, कोई भी वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पर रखेंगे क्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए फंक्शन क्या होगा वो इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ एफ इज बाउंडेड फंक्शन एंड पी वी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी देन ऑप्शन ए इज सही है, अपर इंटीग्रल इज ग्रेटर देन द लोअर मतलब अपर सम इज ग्रेटर देन द लोअर सम। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड एफ इज प्रिमिटिव ऑफ एन ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी देन इंटीग्रेशन ए वी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कैपिटल बी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इज कॉल्ड, क्या होगा ये ऑप्शन इसका ए इज करेक्ट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। 41 है क्वेश्चन, इफ एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा वी बाई एफ एक्स बराबर टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा वी देन ओवर इंटरवल ए कोमा वी एफ इज क्या होगा हमारा वो आर है, क्या होगा हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं वो रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, आर का मतलब क्या है रीमेन इंटीग्रल। 42 है, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल ए कोमा वी देन एफ इज क्या होगा रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। 43, इफ वन ऑफ द बोर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इन्फाइनाइट देन इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। अगर उसमें दोनों लिमिट क्या होती है हमारी, मान लीजिए ये हमारा कोई इंटीग्रल है 40 नंबर, ये ए से बी एफ एक्स और ये डी एक्स, अगर इस टाइप का इंटीग्रल हो इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एफ एक्स इंटू डी एक्स, या दोनों लिमिट क्या हो इनफाइनाइट हो, तो इस टाइप के जो है बोलते हैं फर्स्ट काइंड
इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसमें कम से कम एक या दो लिमिट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। 44 है क्वेश्चन, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है। 45 क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन एक्स क्यूब इज, आंसर वी इज करेक्ट। ये क्या है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल। बेसिकली ये जो है सेकेंड काइंड इंटीग्रल है, ये x बराबर 0 पे क्या है, ये फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। तो क्वेश्चन 45 है, तो इस टाइप का जो है कि हमारा जो है सेकेंड काइंड है, तो इस पे जो 0 पे जो क्या होगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा, तो असाइन कर लेंगे वेरिएबल। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 dx अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और ये आ जाता है एक्स की पावर -3+1 अपॉन -3+1 और लिमिट एप्सिलॉन से 1। तो ये रख देंगे लिमिट इसमें, तो हमारे पास ही आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ जो है वैल्यू रखेंगे इसकी, तो क्या 0, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी जो भी ये क्या आ जाएगा -1/2। ओवरऑल क्या मिलेगा, हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, इसलिए जो हमारा जो इंटीग्रल क्या होगा वो डाइवर्जेंट होगा। (46) जो क्वेश्चन, एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट इफ, आंसर जो है वो क्या है, सही, बोथ ए एंड बी। 47 है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन mx अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इफ m इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, आंसर d इज प्लस π/2। अगर यहाँ m इज लेस देन 0 होता तो ऊपर वाला जो हमारा क्या होता, सही होता। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड वट नॉट बाउंडेड अबव। तो इसका आंसर होगा हमारा ए इज, वो होगा हमारा सही होगा, नेचुरल नंबर। 49 क्वेश्चन, डिन्यूमरेबल सेट इज क्या कहलाते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट, आंसर सी इज करेक्ट। 50 जो है क्वेश्चन नंबर का, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, आंसर डी इज करेक्ट। 51 क्वेश्चन का, द एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल एंड काउंटेबल, आंसर सी मे बी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ मैपिंग फ्रॉम डी फ्रॉम आर टू डी आर स्क्वायर फ्रॉम आर डिफाइंड बाई डी एक्स कॉमा वाई बराबर 0 इफ एक्स बराबर वाई 1 इफ एक्स बराबर नॉट इक्वल टू वाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आंसर सी इज बोथ ए एंड बी। जो मैट्रिक्स जो स्पेस होती है तो वो क्या होती है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज क्या होती है, वो स्यूडो मैट्रिक होती है। 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आंसर वी इज करेक्ट, एवरी मैट्रिक इज स्यूडो मैट्रिक। ये हमारा क्या है, गलत, एवरी स्यूडो मैट्रिक इज मैट्रिक, ये सही नहीं है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54, इफ डी एक्स कॉमा वाई बराबर 2 मॉड एक्स माइनस वाई फॉर आल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डी 1 एक्स कॉमा वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई फॉर आल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या दोनों ही क्या है हमारी जो मैट्रिक स्पेस है, तो बोथ डी एंड D1 आर मैट्रिक, आंसर क्या होगा हमारा, वो सही होगा, सी सही होगा। 55 है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर ओपन सेट्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस एक्स देन, तो ए यूनियन बी आल्सो क्या होता है, ये ओपन सेट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। 56 है, फ्रंटियर ऑफ ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ए क्या होता है, ये क्लोज सेट होता है। 57, 58 में थोड़ा कन्फ्यूजन था, वो मैंने लगाई नहीं। 59 जो है, इफ डी एक्स कोमा वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई फॉर आर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स देन एक्स कोमा डी, आंसर सी इज करेक्ट, ओनली मैट्रिक स्पेस। 60 क्वेश्चन, द फंक्शन डब्ल्यू बराबर लॉग जेड इज, आंसर डी है वो करेक्ट, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेट कर देते वो आएगा एक अपॉन जेड। बेसिकली ये जो है फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन जेड बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा डेरिवेटिव। तो जेड बराबर 0 पे जो है वो हमें क्या है, ये एनालिटिक नहीं मिलेगा,
W बराबर log z, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक तो है लेकिन ये z बराबर 0 पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, ये 2018 में पूछी गया था। द कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म है, आंसर एज के यू आर बराबर 1/r इंटू वी थीटा, यू थीटा बराबर -r इंटू वी आर। क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड यू बराबर 2x इंटू 1 - y देन वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, आंसर ए इज करेक्ट। ये क्या है, यू दे रखा है, ये क्या होगा, हार्मोनिक कंजुगेट, इसका जो है निकाल लेंगे तो वो ये होगा हमारा x² - y² + 2y। तो देखते कैसे, तो इसे शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जब भी हम b निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉची इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये फंक्शन, इसकी हम क्या निकालेंगे, ux और uy निकालेंगे। इसका जो हमें इनमें चारों में से क्या है कि जो भी हमारी कॉची इक्वेशन जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी वही हमारा क्या होगा, वी एक्स कोमा वाई होगा। तो देखिए पहले ही वाला हमने ले लिया पार्ट x², v बराबर x² - y² + 2y। इसको x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो वी एक्स बराबर आ जाएगा 2y, y की करेंगे तो आ जाएगा वी वाई बराबर 2 × 1 - y। यू एक्स ये था और यू वाई ये था। तो देखिए यहाँ जो हमारी क्या है, ये CR इक्वेशंस है, यू एक्स बराबर वी वाई, तो यू एक्स है 2 × 1 - y और वी वाई है 2 × 1 - y, तो एक हमारी क्या हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है। इसी प्रकार यू वाई बराबर हमारे पास क्या है, -2x और ये -2x। तो पहली जो हमारे जो ऑप्शन दे रखा है ये क्या है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा क्या होगा, वी एक्स कोमा वाई। अगर हम सेकंड वाले केस के लिए देखें, ये v बराबर x² + y² + 2x, तो इसका वी एक्स निकालेंगे ये आ जाएगा 2x और वी वाई निकालेंगे ये आ जाएगा 2y + 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वी वाई आ गया 2y, तो यहाँ जब रखेंगे यहाँ 2 1 - y है, तो ये तो जो है फुलफिल ही नहीं करेगी। इसी प्रकार सेकेंड वाले में भी चेक कर लेंगे, तो आंसर कौन सा होगा, ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये रिपीट हुआ, ये 2018 में पूछा गया, 2021 में। द फंक्शन एफ जेड बराबर √mod x, y इज, तो इसका आंसर होगा वी इज करेक्ट, नॉट एनालिटिक एट 0, 0। ये मोस्टली बुकों में दे रखा है, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका काफ़ी जो है मिनिमम 15 से 20 मिनट लगेगा इसे सॉल्व करने पे, बुकों में दे रखा है। 64 क्वेश्चन है, द फंक्शन w बराबर एफ जेड बराबर जेड बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, तो इसका देखते सोल्यूशन। तो हम इस जो है क्वेश्चन के लिए ये वाली CR इक्वेशन यूज़ करेंगे, del f अपन del z बराबर 0। हम फंक्शन को जेड बार के हिसाब से पार्शियल डेरिवेट कर देंगे, अगर वो 0 हो जाता तो हमारा क्या होगा, वो एनालिटिक, अगर 0 नहीं होता तो वो हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। देखिए हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया, जेड बार के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट कर, क्या आ गया 1, ये 0 नहीं है तो क्या होगा, ये हमारा जेड बार क्या होगा, इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एनीवेयर। ये बहुत ही कम लोग जो है इस थ्योरम का जो है ये थ्योरम यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर आप इसे यूज करोगे तो जल्दी से वो आंसर निकल आएगा। नहीं तो इसे क्या है, यू और वी में जो आप कन्वर्ट करेंगे और यू और वी फाइंड करेंगे, पहले से एक्स वाई में लिखेंगे फिर यू वी फाइंड करेंगे, फिर वहाँ CR इक्वेशन है, ये भी क्या है, CR इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 65, द फंक्शन एफ जेड बराबर e की पावर जेड इज, आंसर डी एनालिटिक एवरीवेयर, क्योंकि जो भी फंक्शन होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन जेड, कॉस जेड और ये तुम्हारे पॉलिनोमियल, वो सभी क्या होता है, एनालिटिक या एंटायर फंक्शन होते हैं। तो देखिए इसी थ्योरम से देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, एफ जेड बराबर e की पावर 4 एनालिटिक फंक्शन CR इक्वेशन होती है del f अपॉन del z बार बराबर 0। तो ये फंक्शन है, इसको हम del z बार के जो क्या है सापेक्ष कर देंगे कि देखिए यहाँ पर कोई, यहाँ तो सिर्फ z का फंक्शन है, del z बार का है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये फंक्शन एनालिटिक होगा एवरीवेयर। 66 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ z की पावर n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर इज एनालिटिक, तो इसका आंसर होगा वी इज कट एवरीवेयर, ये क्या होगा, एनालिटिक होगा एवरीवेयर। 67, इफ एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, क्या कहलाता, जो भी आता है ये प्रॉपर्टी होती है एनालिटिक फंक्शन की, जब भी हम फंक्शन का मॉडुलेशन जो है
मॉडुलस लेते हैं और कांस्टेंट बराबर करते हैं, फंक्शन क्या निकल के आता है हमारा, जो है कांस्टेंट निकल के आता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट जेड बराबर 0। तो आंसर डी इज करेक्ट 1/z, क्योंकि जेड बराबर 0 रख देंगे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए ये फंक्शन क्या होती है, ये तीनों ही फंक्शन क्या डिफरेंशियल फंक्शन है, और डिफरेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये तीनों CRC इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन इसको क्या होगा, सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा कि जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा वो एनालिटिक होगा और वो कंटिन्यूस होगा। तो ये हमारा क्या है जेड बराबर, ये भी हमारा क्या है 2018 में पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, लिमिट जेड टेंड टू 0 जेड बार अपॉन जेड एज। आंसर डी इज करेक्ट नॉन एग्जिस्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट जेड टेंड टू 0 जेड बार अपॉन जेड, तो जेड बार को लिख लिया हमने, और लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू 0 कोमा वाई, इसको बदल दिया एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ देखिए जेड बार क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस आई वाई, और जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब हम देखते हैं जेड अप्रोचेस करता है एक रियल एक्सिस और एक इमेजनरी एक्सिस। पहला केस लिया जेड अप्रोचेस ऑन द रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस क्या होता है वाई बराबर 0, ये है वाई और ये है एक्स। जब इधर जो है अप्रोच करेगा तो ये कौन सा होगा, वाई बराबर 0, और जब इधर से यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, एक्स बराबर 0। तो वाई बराबर 0 हम इसमें रख देंगे और लिमिट क्या लगाएंगे, एक्स टेंड टू 0। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ रख देंगे एक्स माइनस आई इंटू 0 एक्स प्लस आई इंटू 0। तो ये लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स अपॉन एक्स, तो आ जाएगी 1, तो इसे कह देंगे L1। केस दूसरा लेते हैं, जेड अप्रोचेज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो एक्स बराबर 0 और वाई अप्रोचेज 0, तो इस वाले फंक्शन में रख देंगे। तो लिमिट वाई टेंड टू 0, तो 0 माइनस आई वाई अपॉन 0 प्लस आई वाई। तो लिमिट वाई टेंड टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस आई वाई अपॉन आई वाई, तो बराबर -1। तो इसे कह देंगे L2। तो L1 इज़ नॉट इक्वल टू L2। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए जो हमारे जो पाथ जो रहे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट पाथ होगी लिमिट, तभी हमारी क्या एग्जिस्ट करेगी। दोनों लिमिट क्या है आपस में बराबर नहीं है, ये आ रही 1, ये आ रही -1, इसलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये 0 होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 70 में क्वेश्चन दे रखा है, यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन है तो सेटिस्फाई करेगा लैपलास इक्वेशन। तो लैपलास इक्वेशन हमने लिख ली, यू की डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, इसे बोलते हैं लैपलास इक्वेशन। हम जानते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार। तो इसमें यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, लैपलास इक्वेशन क्या है वो 0। तो यहाँ से क्या है, डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार बराबर आ जाएगा वो 0, इसलिए आंसर क्या होगा, डी सही होगा। 71 है, ये 2018 में पूछा गया था इससे पहले, अब ये रिपीट हुआ है। द इनवर्स पॉइंट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल नॉट जेड बराबर ए इज। तो इसका आंसर होगा सी, ए स्क्वायर अपॉन जेड बार। क्वेश्चन नंबर 72, ये 2018 में पूछा गया था इससे पहले। द फिक्स पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म डब्ल्यू बराबर जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज। इसका आंसर है डी, आई कॉमा माइनस आई। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इस प्रकार से है। तो 72 डब्ल्यू बराबर देखा जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 फॉर द फिक्स पॉइंट। तो डब्ल्यू बराबर क्या रखेंगे, जेड। तो जेड बराबर जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो यहाँ से जेड सॉल्व कर लेंगे, तो जेड स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बराबर जेड माइनस। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाए, जेड स्क्वायर बराबर -1। तो हमने किया जेड बराबर प्लस माइनस √-1। तो -1 की वैल्यू होती है आई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो आंसर जो हमारा क्या निकल कर आ रहा था, यही तो है डी में, आई कॉमा माइनस आई। 73 द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस वी वेयर ए एंड वी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी 2018 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। मोस्टली 2018 के क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है वो रिपीट किए हैं। 74 है द इमेज ऑफ द लाइन y बराबर 0 इन जेड प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर z प्लस 1 माइनस आई इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, b बराबर -1। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो देखिए जेड प्लेन में क्या दे रखा है, y बराबर 0, तो ये एक्स एक्सिस पे होगी, तो हमें w प्लेन में देखना है क्या इक्वेशन होगी। तो w बराबर दे रखा फंक्शन z प्लस 1 माइनस आई, तो w बराबर होता है u प्लस आई वी, जेड को रख दिया x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई। तो इसका जो है रियल पार्ट आ जाएगा u बराबर x प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा b बराबर y माइनस 1। तो चूँकि हमें इसकी इक्वेशन रखनी है तो हम क्या रखेंगे, जहाँ y है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर 0 रख देंगे, तो b बराबर आ जाएगा 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1। तो ये डब्लू प्लेन में यहाँ पे होगी v बराबर -1, ये लाइन होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 इफ z बराबर 2 इज ओनली फिक्स पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 3z माइनस 4/z-1 देन इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो आंसर ए है जो इसका करेक्ट है, 1/w-2 बराबर 1/z-2 प्लस 1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम जानते हैं w बराबर a जो मोबिलिटी ट्रांसफर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी फॉर द फिक्स पॉइंट a बराबर b। जब समान आ जाते हैं, इक्वल जो हमारे क्या आते हैं, फिक्स पॉइंट आते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है हमारा पैराबोलिक। ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा वो पैराबोलिक, और उसके लिए नॉर्मल फॉर्म होती है 1/w1 माइनस ए बराबर 1/z माइनस ए प्लस के। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं कि ये z बराबर 2 पे क्या दे रहा है। तो w बराबर दे रखा है 3z माइनस 4/z-1। तो फिक्स पॉइंट निकालते तो w बराबर z रख देते हैं, z बराबर 3z माइनस 4/z-1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते क्रॉस, तो z स्क्वायर माइनस z बराबर 3z माइनस 4, तो z स्क्वायर माइनस z माइनस 3z प्लस 4, इसको इधर ले आते बराबर 0। तो यह जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो z बराबर 2 पे क्या समान आ रहे हैं फिक्स पॉइंट, तो हम क्या ले लेंगे z बराबर 2। तो जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये w दे रखा था, हम उसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट था ये सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों ओर। तो ये आ जाएगा w माइनस 2 बराबर 3z माइनस 4/z माइनस 1 माइनस 2। तो जब इसका पूरा जो है सिंप्लीफाई कर देते घटा के, तो ये आ जाएगा w माइनस 2 बराबर z माइनस 2/z माइनस 1। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये जाएगा 1/w माइनस 2 बराबर z माइनस 1/z माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/w माइनस 2 बराबर 1/z माइनस 2 प्लस 1। ये होगा आंसर। तो ये आया हमारा आंसर, क्या है, एज करेक्ट है। 76 क्वेश्चन इफ इनफाइनाइट स्ट्रिप x लेस देन 0 ग्रेटर x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w बराबर आई जेड इज ट्रांसफॉर्म टू। इसका जो आंसर है वो डी है, v लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इस प्रकार से है। तो दिया है कंडीशन x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 जेड प्लेन होगा, तो w बराबर फंक्शन दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए w बराबर i इंटू जेड। तो यहाँ z बराबर रख देंगे x प्लस आई वाई, तो i के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और w बराबर जानते हैं u प्लस आई वी। तो ये आ जाएगा u प्लस आई वी बराबर आई एक्स माइनस 1। रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे, तो u बराबर आके आ जाएगा माइनस का y और v बराबर आ जाएगा x। तो b की वैल्यू b बराबर क्या गया x, तो x का क्या रख देंगे यहाँ पे v। तो ये वाली इक्वेशन हमारी होगी ट्रांसफॉर्म। तो आंसर डी है 76 का। 77 है द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म w बराबर z प्लस 3/2z प्लस 4h। इसका आंसर है डी -2, तो देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो 77 क्वेश्चन w बराबर दे रखा फंक्शन z प्लस 3/2z प्लस 4। तो हम जानते हैं जो मोबिलिटी ट्रांसफॉर्म होती है उसके w बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो z बराबर माइनस डी अपॉन सी होता है और z बराबर इन्फिनिटी 2 होते हैं। तो इनसे कंपेयर करा देंगे, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू हो जाएगी 4 इस w वाले फंक्शन से और इस वाले से। तो एक आएगा z बराबर -4/2 बराबर -2 और एक z बराबर इन्फिनिटी। तो आगे z बराबर -2 इन्फिनिटी। तो आंसर हमारा क्या है, डी, जो मैंने मार्क किया है।
ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन 78। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू, तो आंसर डी इज करेक्ट, सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरम होती है, बहुत कम बुकों में दे रखी होती है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें दे रखी होती है। क्वेश्चन नंबर 79, इफ z बराबर 2 इज फिक्स पॉइंट ऑफ w बराबर 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1 देन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म इज, तो आंसर जो है इसका क्या है, सी पैराबोला होगा। देखते हैं। तो 79 w बराबर दे रखा है 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1, तो इसका फिक्स पॉइंट निकाल लेते हैं, w बराबर z रख देते हैं, तो ये आ जाएगा फिक्स पॉइंट z बराबर 2, क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोलिक होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर जेड स्क्वायर इज कन्फर्मल एट, तो आंसर इसका जो है सी है, एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट z बराबर 0, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है हमें w बराबर फंक्शन दे रखा है जेड स्क्वायर, तो कन्फर्मल की जो कंडीशन होती है एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या कहलाएगा, कन्फर्मल जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर हमारा क्या है 0 हो जाता तो वो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये होता है एफ जेड के बराबर, तो देखिए इस फंक्शन का हमने डेरिवेट कर दिया, एफ डैश बराबर 2z आ गया, तो ये 0 के बराबर, लेकिन कभी ये 0 के बराबर हो जाएगा, z बराबर 0 जैसे ही हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये कन्फर्म नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑल पॉइंट एक्सेप्ट z बराबर 0, तो ये आंसर हमारा क्या है, सी इज करेक्ट है। 81 ये 2018 में पूछा गया था, एज इट इज पूछ लिया गया है, रिपीट 2021 में। द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर टी जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज बाइलिनियर इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 82 है, द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन जेड की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एन एज, तो इसका आंसर होगा डी इनफाइनाइट। तो सोल्यूशन देखते हैं इस प्रकार से है। तो जो सीरीज दे रखी है उसको मान लेते हैं एफ जेड बराबर समेशन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला होता है आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। तो देखिए इस जो सीरीज दे रखी ए एन हमारा क्या होगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल, जहाँ ए एन क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल एन होगा, तो इस वाले फार्मूला रख देते हैं आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड 1 अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। तो आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल n प्लस n को लिख देंगे फैक्टोरियल n, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो आर बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या ऑप्शन मारा है, डी मारा। तो इन्फिनिटी का वैल्यू होता है कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, इसका ये मतलब होता है। 83 द रीजन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल जेड की पावर n एज, इसका ऑप्शन है डी कन्वर्जेंट एट जेड बराबर 0। तो ये भी क्या रिपीट हुआ 2018 में पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो जो सीरीज है उसे मान लीजिए एफ जेड बराबर समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल एन जेड की पावर n, तो ये n बराबर होगा एन फैक्टोरियल। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, तो इस फार्मूला में रख देते हैं ए एन की वैल्यू, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो मॉड एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल मॉड, ये एक रियल वैल्यू होगी तो बाहर मॉड हट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल अपॉन, तो इसको लिख लेंगे n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल और लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, आर बराबर आ जाएगा 0। तो ये इसका मतलब ही होता है कन्वर्जेंट एट जेड बराबर 0, या हम इसको लिख सकते हैं जो भी हमारे कन्वर्जेंट होती है वो लेस देन होगी, तो मॉड जेड लेस देन 0 मतलब क्या, जेड बराबर ये 0 वैल्यू होगी। तो इसका आंसर वो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 84 फॉर द सीरीज समेशन n अपॉन 2 की पावर n इंटू जेड की पावर रेडियस ऑफ द कन्वर्जन, इसका आंसर जो है ए करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो 84 में ये सीरीज दे रखी समेशन n अपॉन 2 की पावर n इंटू जेड की पावर n, जहाँ हमारा ए एन जो टर्म होगा n अपॉन 2 की पावर n इस सीरीज का। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जानते हैं आर बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इसमें रख देंगे ए एन की वैल्यू और ए एन प्लस 1 की वैल्यू, तो यहाँ देखिए लगी है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड n अपॉन 2 की पावर n अपॉन, तो ए एन प्लस 1 का मतलब है यहाँ क्या रख देंगे n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो इसी प्रकार किया है, यहाँ लिख दिया हमने
n+1/2n+1। तो ये रियल वैल्यू है, मॉड हट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/2n इंटू 2n+1/n+1, तो ये ऊपर जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें n कॉमन लेंगे और लिमिट लगा देंगे, रेडियस निकल के आ जाएगी r बराबर 2। तो आंसर क्या था हमारा ए, जो मैंने मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर 85, द इंटीग्रल ऑफ z बार अलॉन्ग द सेमी सर्कुलर आर्क नॉट z बराबर 1 फ्रॉम -1 to 1 व्हेन द आर्क लाइज अबव द रियल एक्सिस। तो इसका ऑप्शन है सी -πi। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो जैसा कि वो इंटीग्रल देखा, तो इंटीग्रल मैंने इस तरीके से लिखी है, इंटीग्रेशन -1 से 1 z बार dz। तो देखिए ये कर्व हमने खींचा है रियल एक्सिस से, ये ऊपर की ओर -1 से ये 1 गया है। तो यहाँ जो थीटा होगा ये पाई होगा इसके लिए, और ये जो यहाँ पे जो थीटा जो यूज किया जाएगा वो 0 होगा, इसके लिए जो थीटा बराबर पाई होगा। तो इसे मान लिया इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 z बार और dz। तो z बराबर क्या है e⁻i थीटा, जो थीटा लाई बिटवीन क्या है पाई और 0 के बीच है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, dz बराबर e⁻i थीटा इंटू आई इंटू थीटा। तो इसका देखिए कंजुगेट हमने ले लिया, z बार बराबर हो जाएगा e⁻−i थीटा। तो इसमें रख देते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट लगाते पाई से 0, तो e⁻−i थीटा इंटू dz की वैल्यू ये रख देंगे e⁻i थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्सपोनेंट -i थीटा प्लस i थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो i बराबर यहाँ पाई है और यहाँ 0 है, तो इंटीग्रेशन पाई से 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई डी थीटा। तो i बराबर ये आई आ जाएगा बाहर और ये थीटा, और लिमिट लगा देंगे पाई से 0। तो i बराबर 0 माइनस का पाई, तो i बराबर आ जाएगा माइनस का पाई आई। ये होगा हमारा आंसर जो मैंने टिक किया से। 86 है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट जो दे रखी है 0,1 से 2,5 3x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 माइनस वाई इंटू डी वाई। द कर्व दे रखा है y बराबर x² इज इक्वल टू, आंसर आएगा इसका सी 88/3। तो सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से है। तो देखिए लाइन इंटीग्रल दे रखा है, लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0,1 से 2,5 dx प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 माइनस वाई इंटू डी वाई। तो कर्व देखा y बराबर x² प्लस 1। तो इसे 1 वेरिएबल बनाए तो हम इसमें dx में बना लेते हैं, और जो हमारी x की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 होगी। तो आई इसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 dx प्लस y की वैल्यू रख देते हैं, जो कर्व दे रखा है x² प्लस 1 इंटू dx प्लस y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 माइनस एक्स और डी वाई। इसको क्या कर लिया हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो वो वैल्यू हमने 2x dx यहाँ रख दी। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये रीअरेंजमेंट कर लिया x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इसका 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 4x माइनस 2x² इंटू डी एक्स। तो इसको कंबाइंड इंटीग्रेशन में लिख देंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये कंबाइंड इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x³ प्लस 4x माइनस 2x² इंटू डी एक्स। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन आएगा 4 इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस x³ 3 प्लस 7x² प्लस x, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। तो इसमें लिमिट रख देंगे, तो ये आ जाएगा i बराबर 16 माइनस 8/3 प्लस 40 28/2 प्लस 2। तो 16 माइनस 8/3 प्लस 16, तो ये 32 माइनस 8/3 होगा, तो ये आ जाएगा i बराबर 88/3 आंसर, जो कि मैंने सी मार्क किया था। 87 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन z बार स्क्वायर डी जेड अराउंड द सर्कल मॉड z बराबर 1, इसका आंसर है v, वो आएगा 0। सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो 87 जो दे रखा है इंटीग्रेशन z बार का स्क्वायर डी जेड, तो मॉड z बराबर 1, तो z बराबर
1 इंटू ई की पावर आई थीटा लिख लेंगे, जहाँ थीटा हमारा लाई करेगा 0 से 2 पाई के बीच, और जेड बार होगा ई की पावर माइनस आई थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी जेड बराबर ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो इसमें रख देंगे इंटीग्रेशन, और लिमिट होगी हमारे 0 से 2 पाई। जैसे आई बराबर मान लिया हमने, तो यहाँ रख दिया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाए ई की पावर माइनस 2 थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यह जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई की पावर माइनस आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई की पावर माइनस आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो आई बराबर, तो इसको जो है आई की पावर माइनस आई थीटा को लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन माइनस आई। तो और ये लिमिट है 0 से 2 पाई, रख देंगे। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा आई बराबर 0 वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैंने मार्क किया। तो 88 जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जो कर्व दे रखा जेड माइनस है, जहाँ एल रिप्रेजेंट द सर्किल मॉड जेड माइनस ए बराबर आर एच। तो इसका आंसर होगा सी 2 पाई आई। तो 89 जो है इंटीग्रेशन विद कर्व सी ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज मॉड जेड बराबर 1। तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जो पोल होगा 2 वो इस सर्किल के बाहर होगा। 90 का जो आंसर है वो है v 2 पाई आई ई की पावर माइनस 3 आई। 91 सही से दे नहीं रखा। 92 का जो है वो द सिंगुलरिटी ऑफ ई की पावर जेड बराबर इन्फिनिटी, ये होगी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, आंसर सी। 93 है द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड बराबर जेड माइनस 3 इंटू साइन 1 अपॉन जेड प्लस 2 एट जेड बराबर माइनस 2। इसका आंसर होगा वी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। 94 का आंसर होगा द सिंगुलरिटी ऑफ सेक 1 बाई जेड बराबर 0 इज, ये होगा सी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल जो होगा सिंगुलरिटी के। 95 सिंगुलरिटी ऑफ एक अपॉन साइन जेड माइनस कॉस जेड एट जेड बराबर 4 इज, ये होगा सिंपल 4, आंसर बी इज करेक्ट होगा इसका। 96 है द सिंगुलरिटी ऑफ जेड इंटू कॉस जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी, आंसर होगा इसका सी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये भी 2018 में पूछा गया था, और ये भी 2018 में पूछा गया था, रिपीट हुआ। तो 97 द फंक्शन ऑफ ई की पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हैज, तो ये होगा सी नो सिंगुलरिटी। 98 द फंक्शन विच हैज पोल एज इट्स ओनली सिंगुलरिटी इज, इसे बोलते हैं आंसर जो है मैरोमॉर्फिक फंक्शन बोलते हैं। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें दोनों ही जो ट्रू है, तो आंसर क्या होगा सी बोथ ए एंड वी। ए फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन एट इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।